गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक की शुरुआत हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझते हुए करेंगे। तो जैसा कि आपको आपके डिवाइस के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आता हो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। इसके अलावा इस तरह के वाक्य से हमें यह भी पता चलता है कि कोई क्रिया भविष्य में होगी या कोई घटना भविष्य में घटित होगी। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के जरिए, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा पहला वाक्य, हम कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इस वाक्य के अंत में गे आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। दूसरा वाक्य है, वह अगले महीने एक कार नहीं खरीदेगा। तो इस वाक्य के अंत में भी आप देखिए यहाँ पर गा आ रहा है। इस तरीके से हम ये समझ गए कि ये दोनों ही जो वाक्य हमें दिए गए हैं यहाँ पे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। और इसी तरीके के वाक्य आपको दिए जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के दौरान। आइए, जब हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझ चुके हैं और यह समझ चुके हैं कि किस तरह के वाक्य हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक में, तो आइए अब हम सीखते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप को, और वो स्टेप है इसका रूल। हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको आपके डिवाइस के स्क्रीन पर ये रूल दिख रहा होगा, ये रहा पॉजिटिव रूल और ये रहा नेगेटिव रूल। पॉजिटिव रूल में हम उस तरीके के वाक्य को लिखते हैं जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाक्य नहीं होता, और ना ही इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछा जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव रूल में सबसे पहले पॉइंट पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट किसी वाक्य में किसी भी तरीके के काम को करने वाले को कहते हैं। इसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल या विल का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम वर्ब यानी क्रिया को लिखते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। चौथे पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने में गलती कर जाते हैं। तो इसे जानने का एक बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही आसान सा ट्रिक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया है। वो ये कि दिए गए वाक्य में अगर हमें ऑब्जेक्ट को समझना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो हमें दिए गए वाक्य में जो भी वहाँ वर्ब दिया गया हो, उस वर्ब के साथ हमने कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जैसे क्या, किसे और किसको। और इन प्रश्नों के उत्तर में जो जवाब हमें मिलता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए कि भाई किस तरीके से दिए गए वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। 5वें पॉइंट पर पॉजिटिव सेंटेंस के हमने रिमेनिंग को लिखना होता है। रिमेनिंग यानी कि ऊपर बताए गए चारों पॉइंट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचा रह जाता है उस वाक्य में, उसे हम रिमेनिंग के तौर पे जानते हैं। आइए अब हम समझते हैं नेगेटिव रूल को। नेगेटिव रूल को समझना बड़ा ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूल में दोनों में केवल और केवल पॉइंट नंबर 2 को अगर हम देखें तो वो सिर्फ अलग होता है। बाकी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, इन सभी में कोई भी अंतर नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो नेगेटिव रूल में पॉइंट नंबर 2 में क्या अंतर है आप देखें। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पॉइंट नंबर 2 में शैल और विल, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ नॉट का यूज़ कर देते हैं और इस तरीके से ये वाक्य बन जाता है नेगेटिव। ठीक है,
आइए इसके बाद हम समझते हैं कि हमने शैल और विल का यूज़ कहाँ करना है। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का यूज़ हम करते हैं यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है ना। तो जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है रूल का यूज़ करना है और शैल और विल यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ यूज़ करना है, तो आइए अब हम इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि किस तरीके से हम दिए गए वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये पहला वाक्य हमारे पास, हम कल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट होता है किसी भी दिए गए वाक्य में किसी तरीके का काम करने वाला। आप देखिए पहला वाक्य, हम कल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे, तो यहाँ सीखने का काम कौन कर रहा है, यहाँ सीखने का काम कर रहा है हम, तो हम की इंग्लिश होती है वी, ये रहा वी। पॉइंट नंबर 2 में हमने शैल या विल में से किसी एक का यूज़ करना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वी के साथ हमने शैल का यूज़ करना होता है, तो ये रहा नंबर 2 में मैंने लिखा है शैल। पॉइंट नंबर 3 में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, वर्ब यानी कि किया गया काम, तो यहाँ काम हो रहा है सीखना, और सीखना की इंग्लिश होती है लर्न, जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। लर्न जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। चौथे पॉइंट पर हमने क्या करना है, चौथे पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने दिए गए वाक्य में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसके साथ आपने प्रश्न पूछना है, क्या, किसे, किसको। अब यहाँ इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे, इस सवाल को फिर से पढ़ेंगे, हम कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, तो आप पूछिए हम कल क्या सीखेंगे, तो आपको उत्तर मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए मैंने लिख दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद 5वें नंबर में हमने लिखना था रिमेनिंग को, यानी कि जो कुछ भी इसके बाद बचा रह जाता है वाक्य में। तो अगर आप वाक्य को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से समझें, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर हमारा बस कल बच रहा है, और कल की इंग्लिश होती है टुमारो। इस तरीके से जो ये वाक्य हमें दिया गया था पहला, हम कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, इसकी जो ट्रांसलेशन जो बनती है, जो वाक्य है हम कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, उसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो ये बनेगा, वी शैल लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टुमारो, ठीक है ना। तो ये वो तरीका है जिससे बड़े ही आसानी से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए दूसरे वाक्य की ओर, वह अगले महीने कार नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ रूल अप्लाई करना है, रूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, वह अगले महीने कार नहीं खरीदेगा, इसमें सब्जेक्ट ही वह है, वह की इंग्लिश ही होती है। और उसके बाद हमने शैल नॉट या विल नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ही के साथ हमने विल का यूज़ करना है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ विल के साथ नॉट का भी यूज़ करना है, तो ये बन गया ही विल नॉट। तीसरे पॉइंट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, यानी कि जो भी क्रिया हो रही है उसको लिखना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। खरीदने की इंग्लिश बाई होती है, और ये रही इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल नॉट बाई। चौथे पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट में फिर हमने वही पूछना है, क्या, किसे, किसको, वर्ब के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है वह अगले महीने एक कार नहीं खरीदेगा, तो आप पूछिए कि वह अगले महीने क्या नहीं खरीदेगा, तो आपको जवाब मिलेगा एक कार, तो ये रही इसकी इंग्लिश ए कार। ऑब्जेक्ट क्या था हमने लिखना था रिमेनिंग, यानी जो कुछ बचा रह जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे बचा रहा है इस वाक्य में अगले महीने, और उसकी इंग्लिश होती है नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से बड़े ही आसानी से हमने इस नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। और ये जो वाक्य दिया गया था वो दिया गया था वह अगले महीने एक कार नहीं खरीदेगा, तो इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनकर आई है वो ये है, ही विल नॉट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। तो देखा आपने कितना आसान है तरीका, जिससे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक के लिए भी मैंने बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि इस टेंस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।